हम चाहेंगे आप लोग अपने तरीके से और अपने शब्दों में आज की जयंती को ऐतिहासिक बनाने की क्रम को जारी बिल्कुल रखिएगा। बिल्कुल तो किया जाएगा, बिल्कुल किया हाँ। जाएगा। और हमारी ये जो उत्तराखंड से है कंचन कश्यप जी, ये भी बहुत सक्रिय प्रदेश लेवल की कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कंचन हैं, जी और आप आपको विधायिका, नमस्कार, आपको कंचन सभी जी लोग आपको जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी मैडम। जी जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैं चाहूंगा हमारी माननीय विधायिका जी हैं, विधायिका जी अपना कुछ शब्द व्यक्त करें और अपनी कविताओं अपने अंदाज में फूलन देवी जी की जयंती पे व्यक्त करें। माननीय सबसे पहले आप सभी लोगों को इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से माननीय जो हम लोगों के पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी जी थी, और उनके जन्म तिथि पर आप लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए आयोजक महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का यह जो कार्यक्रम है यह बहुत ही उत्साह भरा और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। कल जानकारी हुई संतोष जी के माध्यम से कि ये कार्यक्रम पूर्व सांसद फूलन देवी जी के जन्म तिथि पर उनके पैतृक गांव पे जो जालौन में है कालपी, वहां पे करने का विचार है। और इस दिन को महत्वपूर्ण बनाते हुए एक कमेटी द्वारा आप लोगों ने वृक्षारोपण के भी कार्य किए आज के दिन, और उनकी जयंती पे आप लोगों ने वहां के स्थल को जीर्णोद्धार का काम किया, उनकी प्रतिमा लगवाने का कार्य किया। तो यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि आज जिसकी जयंती हम लोग मना रहे हैं यह शख्सियत कोई साधारण शख्सियत नहीं है। हम यदि कहें कि स्वर्गीय फूलन देवी जी साहस का पर्याय है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फूलन देवी जी साहस की पर्याय थी। क्योंकि एक विदेश की पत्रिका, बहुत फेमस पत्रिका मैगजीन टाइम ने ये लिखा था उनके बारे में एक सर्वे करके कि फूलन देवी विश्व की चौथी ऐसी क्रांतिकारी महिला है जिन्होंने अपने अदम्य साहस से अपना नाम रोशन किया पूरे इस विश्व में। और भारत की ऐसी ये प्रथम महिला है जिनको क्रांतिकारी महिला के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने अन्याय के लिए, अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई में जब उनका कोई साथ नहीं दे रहा था फिर भी वो हार नहीं मानी। जो उनके साथ जो परिस्थितियां थी, जो उनके साथ अमानवीय कृत्य हुआ, तो वैसी परिस्थिति में सामान्यतः यह देखा जाता है कि महिलाएं हार मान जाती हैं, दम तोड़ देती हैं उन परिस्थितियों के आगे। लेकिन हम जितनी प्रशंसा करें स्वर्गीय फूलन देवी जी की उतनी कम है कि उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का निश्चय किया, और उन्होंने यह सोचा कि मैं इस अत्याचार के खिलाफ घुटने नहीं टेकूंगी, बल्कि जमकर मुकाबला करूंगी, अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लूंगी। और देखिए, जब उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया और बिल्कुल जवाब दिया एक वीरांगना की तरह, तो आज भी उस घटना को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई ऐसी महिला इस धरती पे पैदा हुई थी। और हमें तो गर्व है कि ऐसी वीरांगना, ऐसी साहसिक महिला हमारे समाज से है, हमारे मछुआ समाज से ऐसी वीरांगना है, ऐसी साहसी महिला है जिसको हम लोग एक अदम्य साहस के रूप में, अदम्य शक्ति के रूप में याद करते हैं। और ये पूरे महिला समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है फूलन देवी जी की जीवनी। और उनकी जीवनी से हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से वो बीहड़ से चलते हुए तमाम जिंदगी के उतार चढ़ाव आए, और वो बीहड़ से लेके संसद तक पहुंची, और गरीबों की, दलितों की, कमजोर वर्ग की आवाज को वो उठाती रही।
और यह चीजें जब सामंतवादियों को नहीं पसंद आई, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर ये इसी तरह गरीबों की आवाज उठाती कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक होता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों को ये एक संदेश देता है फूलन देवी का जीवन, कि हमारे ऊपर कितना हो अत्याचार हो, हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, निडरता से उसका सामना करना चाहिए और हर परिस्थिति में किसी भी तरह की घटना हो, उस घटना का हम लोगों को पूरी तरह से सामना करना चाहिए। और जब धीरे धीरे आदमी खुद साहस करता है, उसका आत्मबल साथ रहता है, तो सब कुछ अपने अनुरूप होने लगता है। और वही कारण था कि फूलन देवी जी अपनी हक की लड़ाई लड़ पाई। जो दोषी थे उनको खुद ही सजा दिलाई और एक उनका ये साहस था कि वो उनको जनता में लोकप्रियता मिली उनके साहस के कारण, और वो संसद तक भी पहुंची। तो ऐसी महिला के लिए जिनका जन्म जो है 10 अगस्त को हुआ था 1963 में, तो आज जगह जगह पूरे देश में उनकी जन्म तिथि मनाई जा रही है। उसी कड़ी में जालौन जो उनका गृह जनपद है वहां भी मनाई जा रही है। और रमाकांत मल्लाह जी और ये कश्यप जी हैं हमारे बीच में, संतोष निषाद जी हैं, तमाम हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि मैं गाजीपुर सदर से विधायक होने के साथ साथ मैं एक कवियत्री भी हूँ। और मुझे लगता है कि एक साहसिक महिला के ऊपर मेरा कवि मन जो है बिना कुछ कहे मानेगा नहीं। और संतोष जी ने भी आग्रह किया था कि आप एक कविता उनके लिए रखिएगा। तो उनको याद करते हुए, उनके साहस को याद करते हुए मैं अपनी एक स्वरचित अतुकांत कविता सुनाना चाह रही हूँ, ताकि उससे समाज के लोगों को एक सीख मिले, एक संदेश मिले। जी जी मैडम, स्वागत है मैम। जी मेरी कविता का शीर्षक है मैं बेटी हूँ भारत की बेटी। कहना चाहूंगी, मैं बेटी हूँ भारत की बेटी, यदि पुत्र होना एक पर्व है तो मुझे भी अपने जन्म पर गर्व है। यदि पुत्र होना एक पर्व है तो मुझे भी अपने जन्म पर गर्व है। मैं अपने ही घर में पराई हूँ, मैं अपने ही घर में पराई हूँ, फिर भी घर आंगन में सुख समृद्धि का प्रतिबिंब बनाई हूँ। मैं घर का चिराग तो नहीं, मैं घर का चिराग तो नहीं, किंतु हूँ एक शांत दिया। मैं घर का चिराग तो नहीं, किंतु हूँ एक शांत दिया, जिसने घर समाज देश को हमेशा रोशनी दिया। मुझ में भी तेज है, शौर्य है, स्वाभिमान है, मुझ में भी तेज है, शौर्य है, स्वाभिमान है, त्याग है, दया है, बलिदान है। मैं ही लक्ष्मी बाई, मैं ही सावित्री हूँ, मैं ही लक्ष्मी बाई, मैं ही सावित्री हूँ, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली हूँ और इसी भारत की रहने वाली हूँ। मैं बेटी हूँ भारत की बेटी। मैं विनाश देखने वाली द्रौपदी हूँ, मैं विनाश देखने वाली द्रौपदी हूँ, प्रेम का प्रतीक राधा हूँ। मैं विनाश देखने वाली द्रौपदी हूँ, प्रेम का प्रतीक राधा हूँ, गलत निगाहों के लिए। मैं विनाश देखने वाली द्रौपदी हूँ, प्रेम का प्रतीक राधा हूँ, गलत निगाहों के लिए धधकती फूलन, धधकती ज्वाला हूँ, गलत निगाहों के लिए धधकती फूलन, धधकती ज्वाला हूँ। मैं बेटी हूँ भारत की बेटी हूँ। सौम्यता, कोमलता, सरलता, शालीनता मेरा मूल स्वभाव है, फिर भी मेरी उन्नति के लिए संसाधनों का अभाव है। मैं बेटी हूँ भारत की बेटी। मैं आसमान की तरफ एकटक देखती हूँ, मैं आसमान की तरफ
एकटक देखती हूँ और सोचती हूँ, कभी सीता की तरह अग्नि परीक्षा के लिए जलाई जाती हूँ, कभी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह पाती हूँ। मैं भारत निर्माण की एक ज्योति हूँ, फिर भी अक्सर रोती हूँ। मैं भारत निर्माण की एक ज्योति हूँ, फिर भी अक्सर रोती हूँ। मेरे अंतर आत्मा में दर्द है कि समाज कितना खुदगर्ज है। मेरे अंतर आत्मा में एक दर्द है कि समाज कितना खुदगर्ज है। उसे बहू चाहिए लेकिन बेटी चाहने में हर्ज है। उसे बहू चाहिए लेकिन बेटी चाहने में हर्ज है। मैं बेटी हूँ, भारत की बेटी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं न्याय के लिए लड़ूंगी, जरूरत पड़ी तो तलवार उठाऊंगी, गोली भी चलाऊंगी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं न्याय के लिए लड़ूंगी, जरूरत पड़ी तो तलवार उठाऊंगी, गोली भी चलाऊंगी। कानून के नजरों में मैं गलत हूँ, पर खुद के नजरों में मैं सही हूँ। पर खुद के नजरों में मैं सही हूँ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं बेटी हूँ, भारत की बेटी। मैं बेटी हूँ, भारत की बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने। जी जी, मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया बोला इन्होंने, बहुत ही धन्यवाद। शब्द नहीं है आपको इस कविता के, उसमें आपने नारी का एक दोबारा से एक फूलन देवी की एक ताजा याद कर दी। और इसमें जो भी आपने फूलन देवी को जो भी सम्मान और जो भी आपने दिए विचार रखे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। कंचन मैडम जी, आप अपना बात रखिए। आप पहले तो उनको सशक्त नमन करती हूँ फूलन देवी जी को। और फूलन देवी जी हमारे बीच में नहीं है इस वक्त, लेकिन उनकी जो यादें आज भी हमारे सब लोगों के दिल में आज भी हैं और वो हमेशा अमर हैं, अमर रहेंगी। और उनकी जो जन्मदिन पर मैं उनको श्रद्धांजलि फूल अर्पण करती हूँ। स्वर्गीय फूलन देवी जी, उनकी एक मुझे बात बहुत अच्छी, मैं उनसे कभी मिली तो नहीं पर चर्चा मैंने उनकी बहुत सुनी। और मेरा एक वो भी रहा, क्योंकि मेरी जो ननिहाल थी वो भी ग्वालियर की थी। और काफी मतलब मैं छोटी थी तो मैं उनके बारे में बहुत सारे किस्से सुना करती थी। तो उसमें से कुछ बातें मुझे याद हैं फूलन देवी जी की, जब उनको सांसद बनकर आई थी। और काफी लोगों को जो उनके हमारे, मैं नाम लेके कहूँ या नहीं कहूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोग हैं, तो ये इतना ही कहूंगी जो हमारे दुश्मन कहेंगे हम उनको। जो दुश्मन लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो एक उस पे सांसद मिले उनको। बहुत लोगों ने अफवाह उड़ाई उनकी हर तरह की। और यहाँ तक कि उनकी एक मूवी भी बनी थी, बैंडेड फ्यूल मूवी बनी थी, उसपे भी हालांकि काफी वो हुई थी कि लेकिन जो चीजें उनके प्रति दिखाई गई वो ऐसा था नहीं, कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी हुआ उनके साथ में, ये जो हमारे दुश्मन थे ठाकुर और जो भी लोग थे, उन लोगों ने उनके साथ में जो भी उनका वो किया, लेकिन उन्होंने उसका बदला भी पूरा लिया। तो मेरी आप सभी बहनों से और सभी से विनती इतनी है कि हम सब जब तक एक एक उनकी यादगार में एक एक नारी घर में एक एक फूलन देवी पैदा हो, हर घर में फूलन देवी के नाम से, हर घर में उनके एक एक फूलन देवी के नाम से एक दिया जले। जैसे कि हमने राम का भी देखा कितना वो हुआ, उसके बावजूद हमने आज आखिर राम पे विजय पा ली, फतेह पा ली। इसी तरह से एक बहुत दिन दूर नहीं, जिस दिन हम ये फूलन देवी जी पे भी हम एक फतेह पाएंगे। हर घर में पहले उसके लिए हमें हर नारी को जगाना पड़ेगा, हर उसको वो करना पड़ेगा कि हमारे घर में भी एक जैसे राम की फोटो रखी गई है, उसी तरह से हर घर में एक फूलन देवी जी की भी फोटो रखी जाए, उनकी पूजा की जाए, उनके दिए जलाए जाए। और उसमें जब तक ये संदेश पूरे देश में सब नारियों पे नहीं पहुंचेगा, सब जगह नहीं पहुंचेगा, तब तक हम अभी वैसे पहुंच गए हैं, बहुत करीब पहुंच गए हैं, अब तो चर्चा बहुत होने लगी है। तो बहुत जल्द हम इस पे भी ये मतलब कहना चाहिए
विजय पालेंगे हम। और उनकी याद हमारे हमेशा सीने में रहेगी। उनकी यादें जो एक वो है, उन्हें तो कोई भी नहीं भूल पाएगा। बच्चे बच्चे के सीने में ये वाली बातें याद हैं उनकी। तो इसलिए मैं तो अपने शब्दों में इतना ही कहूंगी कि उनकी जैसी आयरन लेडी जो है वो अभी तक ना हुई है और ना आएंगी। और क्या कह सकती हूँ, इतना ही कहूंगी। बस यही शब्दों में उनको नमन करती हूँ। जय फूलन देवी, फूलन देवी अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत अच्छा आपका विचार रहा। मैं भी काफी उनसे जुड़ा रहा। मुंबई में मैं उनको बुलाया था एक कार्यक्रम में, वो पहला कार्यक्रम था उनके मतलब जीवन का मुंबई में जब मैं स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट से पढ़ के हम लोग निकले थे, तो यहाँ अपने समाज के लिए मतलब कार्यक्रम वगैरह किया करते थे। तो चौधरी लौटन राम जी के सहयोग से एक वीरांगना फूलन देवी जी को हम बुलाए। वो हमारी इसी घर में आके रही भी है। हमारे जब एक मेरा बच्चा था, उसको बाकायदा फोटो वगैरह गोद में लेके उसको उसके साथ रही। और काफी उनसे बात हुआ। फिर मुंबई में जितने भी कार्यक्रम हुए, 3-4 कार्यक्रम हुए, भिवंडी में, यहाँ मुंबई एक बांद्रा जगह वहाँ हुआ, और भी कई जगह कार्यक्रम हुए, अंधेरी में हुए, जहाँ भी हुआ मैं साथ में लगा रहा उनके। और उनके साथ जिस समय था, मुझे ऐसा महसूस होता था कि कितना बुलंद उनके जो हौसला है, और एक अलग टाइप का उनके अंदर एक अलग साहस भरा हुआ था। उनके बातों में उनके जो मतलब आवाज था, जो अंदाज था। मुझे याद है, सॉरी बीच में बात है, मुझे याद है कि जब वो कहीं जाती थी तो जय भवानी बोलती थी। सुबह उठती थी तो उठने के साथ ही धरती माँ को प्रणाम करके जय भवानी बोलती थी। उनका नारा था जय भवानी। तो इसलिए हम ये नारा तो सभी कुछ उनके लिए था ही, लेकिन हम अगर अपना एक नारा जय फूलन देवी का बना लें और सारे समाज में ये एक आग की तरह फैला दें कि हमारा एक नारा हो, एक ही नारा। हम कह रहे समाज में कितने भी लोग अपने अपने वो बनाए, पर हमारा नारा एक ही हो। जैसे कि आप देखिए ना, भाजपा ने अपना एक नारा बना लिया, कांग्रेस ने अपना एक नारा बना लिया, मायावती ने अपना एक नारा बना लिया। जब तक हम सब कश्यप, निषाद, मल्ला, ये सब जितनी भी जाति के लोग हैं, हम कह रहे हैं सब जातियां तो हमारी बहुत सारी हैं, सब जातियों का नारा एक ही हो, एक ही आवाज हो, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मैं जब कभी मीटिंग लेती हूँ, मैं यहाँ उत्तराखंड की भाजपा की कुमाऊं संयोजक हूँ, और मैं यहाँ पर जब भी मैं मिलती हूँ, जिन लोगों से मैं अपने विचार वगैरह रखती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ, सबसे यही बोलती हूँ, हम सब लोग अपने अपने किसी भी मतलब उसमें है, ये नारा हमारा एक हो। जब तक हम एक झंडा लेके नहीं चलेंगे, उसका हम वो नहीं देंगे, तब तक हमारी पहचान कोई नहीं होगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम कश्यप दल बना दिया, किसी ने कश्यप परिवार बना दिया, किसी ने बहुत सारे मैं देखती हूँ, सब लोग मुझसे बोलते हैं मैडम आप हमारे इसमें जुड़िए। बहुत लोग मैं कहती मैं कश्यप हूँ तो कश्यप में ही जुड़ी हूँ, क्योंकि कश्यप में ऋषि जयंती की जो इतिहास है वो बहुत बड़ा इतिहास है। और अगर मेरे ख्याल से अगर सबने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा हो तो मुझे लगता है कि हमारे जैसा जो राजवंश जो थे कश्यप, उन्हीं के सब लोग, ये ठाकुर ब्राह्मण ये जो हुए वे उन्हीं के वंश है। जब एक पौधा होता है ना, उस पौधे के जो बीज उसके जो छटते हैं ना, उछटते हैं चारों तरफ फैलते हैं, तो ये वही लोग हैं। लेकिन संतान सब एक कश्यप ऋषि की ही संतान है हम लोग। मैंने अभी उनके झांसी की रानी के बारे में वो सुनी थी। जो मन्नूबाई थी वो बचपन से ही एक गरीब उसमें परिवार की थी, और उन्होंने उनको इतनी विद्या मालूम थी, तलवार की, ये सब ज्ञान बहुत बड़ा था उनको। तो मेरा भी संदेश यही है उन नारियों से, उन नारी शक्ति से, कि मन्नूबाई ने जब अंग्रेज लोग उन पे झांसी पे कब्जा करने आए और मांगने आए, तो उन्होंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक अकेली महिला थी, उन्होंने कहा मैं अपनी झांसी इनको नहीं दूंगी। और उन्होंने कहा कि झांसी तो हम लेके रहेंगे। लेकिन उनकी शक्ति देखिए ना, उनके जो पति थे उन्होंने भी, वो बीमार चल रहे थे उस समय, उन्होंने भी ये कहा कि मैं ऐसी कंडीशन में हूँ और मैं जीत नहीं पाऊंगा कांग्रेस से, क्योंकि उनके पास में अच्छे औजार हैं, है ना, हमारे पास में वो चीजें नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसी को कहते हैं नारी शक्ति। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास में अच्छे औजार नहीं है,
और सब नारियों से कहा कि सब नारियों को मैं सिखाऊंगी ये तलवारबाजी और जो धनुषबाजी ये मैं सिखाऊंगी। और उन्होंने किया, सब महिलाओं को इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि ये अपने गहनों हैं, सब अपने अपने जो भी गहने, हम पे पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है, तो अपने अपने सारे धन ये जो जेवर है उसको बेच के वो अपना औजार लेकर आए, उन्होंने घर में तैयार करे उस औजार को, और उसी औजार का उन्होंने औजार बनाए और सब नारियों को दिया, है ना, सब नारियों को दिया, को उन्होंने वो कलाबाजी अपनी सिखाई। और देखिए पहली बार उन्होंने अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दी। लेकिन हम में से ही एक गद्दार था जिसने राज बताया कि आप कैसे आए और उनको झांसी पे कब्जा कर लिया। वैसे ही आज हमारे जो फूलन देवी जी थी आज हमारे बीच में आज भी होती, लेकिन कुछ चंद गद्दारों ने उनके साथ में ये गद्दारी करी। उस शेरनी का, मैं फूलन देवी जी को एक शेरनी का रूप देती हूँ, उस शेरनी का उन्होंने संघर्ष नहीं कर पाए, उनका सामना नहीं कर पाए, इसीलिए तो उनको पीछे से मरवा दिया। इतनी हिम्मत ही नहीं थी उस शेरनी का कि वो सामना कर पाए। इसलिए उनका एक हमारे लिए एक संदेश बहुत अच्छा है, सब बहनों के लिए, सारी नारी शक्ति के लिए मैं कहूंगी कि अगर नारी अगर अपने मन में देखे तो वो खुद अपनी ताकत को जाने पहचाने और अपनी मातृ शक्ति और अपनी दुर्गा शक्ति को पहचाने, काली शक्ति को पहचाने, तो नारी तो बहुत कुछ कर सकती है। नारी तो जहाँ खड़ी हो जाए वहां से गंगा जमुना सरस्वती सब बह जाए। शंकर जी की इतने बड़े जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, उनसे भी उन्होंने नारी ने अपनी गंगा वो स्थान बना दिया। तो हम नारी शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है, उसके आगे तो हर देव नमन करते हैं, चीज झुकाते हैं। ऐसी मैं फूलन देवी बहन उनको नारी को मैं शीश झुका के उनको दोबारा से पुनः नमन करती हूँ। जय नारी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ में जी जी सोलन जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, अच्छा अच्छा जो है आपके अमर सिंह प्रसाद जी, और यहाँ जो फूलन देवी जी से पूरे काफी इनका वर्चस्व है, जी वो भी फूलन देवी जी के बारे में कुछ शब्द बोलेंगे आज जल्दी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप कहिए। ये जो फूलन देवी थी ना जी, फूलन देवी जो हमारे क्षेत्र के लिए हाँ बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी है। जी तमाम प्रकार लोगों का जो शोषण कर रहे थे लोग बाग, उस शोषण के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी। और जी। ऐसा नहीं है, हमारा इलाका तो पूरी तरह से बड़े दमंग लोगों के उसमें था। दमंग लोग शोषण करते थे जिसका विरोध फूलन देवी करती थी, उसी का शिकार फूलन देवी हो गई। और मैं भी फूलन देवी को नमन करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि फूलन देवी जैसी तमाम महिलाएं समाज में पैदा हो और समाज के लिए तरक्की करें और समाज का शोषण से निवारण करें। ये मेरा इनके जयंती पर शुभकामनाएं हैं। मैं अब कुछ शब्द कहना चाहूंगा फूलन देवी जी के बारे में जी कि बिल्कुल। फूलन देवी जी जो है विश्व की क्रांतिकारी। फूलन देवी जी के आज जन्मोत्सव पे उनको जो मेरी समझ में आया, आज मैंने जो है उनके जन्मदिन पर जो उनको पसंद था, आंवला वो बहुत खाना पसंद करती थी, तो एक आंवले का पेड़ का पौधरोपण किया है और एक बहुत पीपल अच्छी का, बात है। क्योंकि पीपल की जो बहुत बड़ी। पीपल की हाँ पीपल की जो है वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है, तो ये यादगार के तौर पे। और मैं सही बताऊं, कहने को मेरा ही एरिया है, मेरा जो है वहाँ परिवार है, मतलब रिश्तेदारी है, सब कुछ है, और लेकिन मैं कभी आया नहीं हूँ यहाँ पर। फर्स्ट टाइम आया तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि उनको जो है एक यादगार के तौर पे अगर मैं कुछ दे सकता हूँ, उनके आदर्शों पे चल सकता हूँ या बहन बेटियों की इज्जत बचा सकता हूँ, उनके लिए कुछ अच्छे वो कर सकता हूँ, मतलब अभियान चला सकता हूँ, तो मैंने शुरुआत आज इसी बात से की कुछ यादगार बनाया जाए, तो वृक्ष रोपण करवाया। दूसरी बात है, मेरी जो इच्छा है कि वो बहुत सारे ऐसे हम लोग के विचार होते हैं, मतलब संवाद होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूर्व सांसद उनको बोलना भूल जाते हैं। तो सांसद जो शब्द है वो सांसद रही है, देश की सबसे बड़ी जो है जो सदन है उसकी वो सदस्य रही है। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि ऐसी उनकी जयंती या पुण्यतिथि पे कि प्रत्येक व्यक्ति को, सक्रिय लोगों को एक पौधारोपण करना चाहिए उनके नाम से। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक छोटा छोटा सा वीडियो, सोशल मीडिया पे आजकल सभी लोग हैं, अमूमन जितने भी लोग हैं अमूमन, तो एक 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक एक वीडियो डालना चाहिए। और वो क्रांतिकारी महिला थी, आज देखा जाए तो उनका टक्कर का कोई नहीं था, उन्होंने इतिहास लिखा है।
तो आज जयंती पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि उनके नाम से विश्वविद्यालय बने, कॉलेज बने, उनके नाम से बच्चियां पढ़े, उनके नाम से बच्चियां खेल कूद में आगे बढ़े। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं यही कहूंगा, आज उनकी जयंती पे उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, और रमाकांत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात को समाप्त करते हुए मैं ये बोलूंगा, कोटि कोटि नमन, और आप सभी बहनों को, सभी को नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ संतोष जी, मैं एक्चुअली आप लोग को एक नया चीज है जो बताना चाहता हूँ। वीरांगना फूलन देवी जी के बारे में जितना मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बना चुका हूँ, यूट्यूब पर है काफी पीछे, 2017, 2016, 2018 मैं अक्सर बनाते रहता था। और यूट्यूब रैंकिंग में टॉप 20 में निषाद मंथन का नाम है, जो वीरांगना फूलन देवी पर काम किए हैं। जो यूट्यूब का रैंकिंग होता है टॉप 20, जी सर, देखा मैंने। जी जी। तो उसमें मतलब समझिए निषाद मंथन का, वीरांगना फूलन देवी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले मैं हूँ उसमें। और मैं अक्सर काम करता हूँ, हमेशा हर महीने में उनके बारे में वीडियो बनाता हूँ, नए नए एंगल से, नए नए तरीके से। अभी जो आप फुटेज वगैरह देंगे उनको जन्मदिन का बधाई वगैरह का, उसका भी स्क्रिप्टिंग चालू हो गया है कि किस तरह से उसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना है उस पर है। तो मेरा तो उद्देश्य है कि जो अपने महापुरुष हैं और अपने जो महिलाएं हैं जो सफल हैं, वो सबके बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाऊं। मेरा तो यही हॉबी है, शौक भी रहा है, और मैं इस फील्ड से जुड़ा भी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब काम करना। और आगे भी मतलब निरंतर ये जारी रहेगा। आप तो फूलन देवी जी के बहुत नजदीक रहे हैं, आप तो साथ में काम भी किए हैं, तो आपका तो बहुत सारे जो है देखा है, डॉक्यूमेंट्री से लेकर बहुत सारी चीजें, और यूट्यूब पे हम ही सभी लोग देखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और अभी जो कनेक्ट नहीं हो पाया, उन्होंने वीडियो भेजना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो लाइव दिखाया जाएगा सर। हाँ, और सर एक बात और कहना चाहूंगा, फूलन देवी इतना संघर्ष करने के बाद भी उनका एक सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने कभी किसी गरीब गुरबे मजलूम को परेशान नहीं किया, हमेशा उनकी मदद की उन्होंने। और वो एक आस्तिक थी, आस्था उनकी भगवान पे थी, क्योंकि मेरे यहाँ झांसी में वो कई और आती थी। तो मैंने ये देखा कि वो महिला की अगर आज जीवित होती तो मेरे हिसाब से आज जो है ना, कई लोगों की राजनीति नहीं होती, आज मुख्यमंत्री होती। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। उनको किसी भी धर्म जाति धर्म की महिलाएं पसंद करती थी। आज एक मुझे मध्य प्रदेश से एक ब्राह्मण कन्या ने, जो महिला थी, पेशे से टीचर है, शिक्षक है, उन्होंने उनकी माँ के लिए एक साड़ी भेजी, बोली कि मेरी माँ को साड़ी दे देना। बहुत अच्छी बात है। और इससे सिद्ध होता है कि वो एक समुदाय का न हो के पूरे जो नारी समाज है उनके लिए वो आदर्श है वो। जी। और हमारे इंजीनियर अशोक साहनी जी, आप जानते हैं कितना सक्रिय रहते हैं PWD डिपार्टमेंट में, तो वो भी, उनका अचानक आज ही फोन आया, तो बोले कि आप जा रहे हैं, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप उनको जो है ना, उनकी माँ को मेरी तरफ से कुछ दे देना। तो मैंने उनको शॉल, साड़ी, 1100 रुपए उनकी तरफ से भेंट किया। मतलब एक जो सम्मान होता है, वास्तविक सम्मान होता है, और जो आज जिस दिशा में काम हुआ है, ये एक ऐतिहासिक मतलब जो कल्पना थी जो पूरी हुई है। संतोष जी, एक बात मैं आपकी बात काट के बोलूंगी, एक बात बोलना चाहती हूँ। जी जी, बोलिए। कुछ लोग फूलन देवी जैसी महान हस्ती पे वो बना रखे, ग्रुप बना रखे हैं, जैसे मैं आपको कल बता रही थी वो उस पे। नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, आप वो कर लीजिएगा। तो वो उनके नाम पर पैसे उगाई कर रहे हैं, इस तरह से वो कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी ऐसे लोगों पे भी कड़ी कार्रवाई करी जाए। जैसे कि अभी कुछ लोग मेरे पास किया है, फूलन देवी जी के नाम पर 10,000 लेके गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा, जैसे मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो उनके नाम पे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो फर्जी है, फ्रॉड है, ये। तो बहुत लोग मेरे जैसे भी और होंगे। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे लोगों को जो फ्रॉड है, जो उनके नाम पर एक ये उगाई कर रहे हैं, यही कहूंगी, यही शब्द निकल रहा है मेरे मुंह से। तो कंचन मैम, आपसे जी, मैंने आपका सवाल समझ लिया है, और इस चीज के लिए हम आप और आज हम लोग लाइव बैठे हुए, ये लाइव यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, और आज हम ही लोगों की सक्रियता रहेगी। तो जो सक्रियता रहती है ना, तो जो लोग नकारात्मक काम करते हैं, चंदेबाजी करते हैं, सबसे पहले तो मैंने यही बोला था कि फूलन देवी के नाम से तो बहुत सारे संगठन बने हैं, ठीक है,
उनके नाम पे है ना काम करते हैं, राजनीति भी उनके नाम से करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो आज हमारे संगठन ने, रमाकांत जी ने भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया है। आज मतलब वेलफेयर सोसाइटी ने इतना बड़ा कदम तो उठाया, एक सपना तो पूरा किया। ये एक मिसाल है, ऐतिहासिक मिसाल है। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज ये सब समझ में आ रहा होगा, आगे भी सोशल मीडिया पे देखेंगे कि कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सही कर रहा है। ये जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई अन्य समाज फूलन देवी जी के नाम पर गलत काम कर सके। तो हम लोगों का भी यही जो है विजन है कि किसी भी महापुरुष के नाम से गलत काम नहीं होने देना है। उनके नाम के साथ किसी तरह का हमको दाग नहीं लगाना है। तो आज हम आप बैठे हुए हैं, इसी जागरूकता के साथ बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। और ऐसी चर्चा करने के लिए किसी दिन एक डिबेट का पार्ट रखेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए। उसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सही टाइमिंग के साथ हम सभी आप लोग जुड़ेंगे। आप उत्तराखंड से हैं और कई राज्यों के लोग जुड़ेंगे, माननीय विधायिका जी हैं और सभी लोग जुड़ेंगे। तो उसको हम लोग आगामी जो भी सवाल है उस जवाब के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और आज सभी लोगों को बधाई। और मैं तो कहूँगा आप एक पौधा वृक्ष लगाइए उत्तराखंड में, उनके नाम का यादगार के रूप में दिए जलाइए घर पे, ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और उसका वीडियो बना के आप पोस्ट करिए। मैंने कहा है 30 सेकंड से 2 मिनट तक का एक वीडियो बना के उसको आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए। और ये जब लहर दौड़ेगी तो हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में पहुंचेगी। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, हमारा निषाद मंथन चैनल हमारे देश के लोग भी नहीं देखते हैं, कई कंट्री में लोग देखते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल के लोग देखते हैं। आज हम आप जो बात करते हैं उसको अपने देश के बाहर जो हमारे अपने लोग रहते हैं वो भी इसको लाइव देखते हैं। तो मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सहमत हूँ और आगे इसी सब चीजों पर काम करना है, हम सबको मिलकर करना है। थैंक यू मैम। मैडम, संगीता मैडम जी आप भी कुछ और अपनी बातों को और आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत जी, देखिए ये तो सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि आज जब हम कोरोना महामारी में धरातल पे जब हम बैठक नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं वैसी बैठक करने में, ऐसे माहौल में आप लोगों द्वारा यह जो आयोजन किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से वार्ता हो रही है और वार्ता भी ऐसे विषयों पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहते हैं। और पिछली बार भी मैं आपके एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग उसमें आप लोगों ने आमंत्रित किए थे और उनके विचारों को हम लोगों ने सुना, अच्छा लगा। और हमें लगता है कि आज जिस तरह से अभी कंचन जी ने अपनी बात रखी कि फूलन देवी के नाम पे कुछ लोग ऐसे हैं जो धन उगाही का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमें स्वयं भी सतर्क रहना होगा कि हमें थोड़ी सी हम लोग भावुक होते हैं, महिलाएं ऐसे भी भावुक होती हैं कि वो एक अपना आदर्श जिसे मान रही है फूलन देवी को कि उनके नाम पे कोई कुछ अच्छा करने जा रहा है तो उसे सहर्ष वो अपना कुछ ना कुछ सहयोग दे देती हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी सतर्कता भी बरतनी चाहिए, थोड़ी इंक्वायरी भी करनी चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ किस मद में इसे खर्च करेंगे। तो हम ऐसे लोगों पे थोड़ा नियंत्रण रख पाएंगे कि वो गलत फूलन देवी जी के नाम पे गलत धन एकत्रित करके गलत काम में उसका प्रयोग न करें। और जब हमें पता चल जा रहा है कि फला व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है कि वो फूलन देवी जी के नाम पे धन उगाही करके उन पैसों को समाज के अच्छे कामों में न लगा के गलत चीजों में प्रयोग कर रहा है या स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, तो एक जो हम लोगों के समाज के एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो समाज सेवा करने का कार्य करता है, तो उन लोगों पे उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि ऐसे लोग दंडित हों, उनका समाज से बहिष्कार हो, तो उन लोगों का हौसला कम होगा कि हम गलत काम न करें। तो इन दोनों ही चीजों पे हम और आप जैसे लोगों को ही ध्यान देना होगा। और हमको अच्छा ये लगा आज के इस वर्चुअल मीटिंग में कि आप लोग हमेशा बहनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं थी, इस बार कंचन जी को आप लोग लेके आए, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग एक एक करके महिलाओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। और एक बात और मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी ये चर्चा हो रही थी कि
फूलन देवी जी की माताजी भी इस बैठक में रहेंगी। तो हम लोग भी काफी इच्छुक थे कि उनके दर्शन हो पाते उस ऐसी महिला को जिन्होंने एक ऐसी साहसी महिला को जन्म दिया जिसका पूरा विश्व लोहा मानता है। तो दर्शन करके हम लोग भी काफी अपने आप को खुश नसीब समझते। आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैडम, आवाज आ रही है। हाँ, तो काफी खुश नसीब समझते, लेकिन हमको लग रहा है कि आप संतोष जी बता रहे थे कि मोबाइल उनका स्विच ऑफ होने की वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। तो यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि हम लोग उनसे उनका आशीर्वाद नहीं ले पा रहे हैं, वरना ये बहुत ही अच्छा अवसर था कि हम लोग उनके फूलन देवी जी जो विश्व की चौथी और देश की प्रथम एक साहसी महिला में जिनका नाम आता है, उनकी माता जी का दर्शन करते इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से। तो ये बहुत ही अच्छा रहता। और हमको लगता है कि रमाकांत जी आप काफी बढ़ चढ़कर इन कामों को करते हैं, जैसा कि संतोष जी उल्लेख कर रहे थे कि फूलन देवी जी के साथ आपके घरेलू पारिवारिक संबंध रहे हैं, आपके घर पे आके वो रही हैं, आपके बेटे को उन्होंने खिलाया है, गोद में खिलाया है। तो हमें लगता है कि ऐसी अद्भुत, ऐसी साहसी और ऐसी नजीर प्रस्तुत करने वाली महिला जो आपके घर में आई है, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा उनके साथ। कहा जाता है कि संगति का बहुत असर होता है, और हमें लगता है निसंदेह यह कहा जा सकता है कि आप ऐसी शख्सियत के साथ रहें और उनका कहीं ना कहीं से आप पे प्रभाव है, जो आप इतना अच्छा समाज के बारे में सोच रहे हैं। आपने कहा, मैं आपकी बातों को बहुत एकाग्रता पूर्वक सुन रही थी, जब आपने कहा कि मैं पूरा आजीवन, जितने साल 40 साल रहूं या आजीवन रहूं, ता उम्र मैं समाज की सेवा करता रहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति अपना जो आय करता है, उस आय से अपने परिवार को चलाता है, और उस आय से परिवार को चलाने के साथ साथ जब वो समाज को चलाने का काम करने लगता है, तब वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रहता है। जब वो केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है तो बिल्कुल केवल परिवार तक ही सीमित रहता है, लेकिन जब अपने आय का वो कुछ हिस्सा समाज के नाम पे देता है, समाज के लोगों के लिए देता है, तो उसका महत्व बढ़ जाता है समाज के योगदान में, राष्ट्र के निर्माण में। तो आप समाज के उत्थान के लिए जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, और जो इतनी अच्छी टीम आप लोगों ने गठित कर रखी है, इसके लिए भी विशेष बधाई कि इस टीम में काफी सुलझे हुए लोग हैं। जितने लोग भी हैं, कभी कोई, पिछली मीटिंग में भी मैं थी, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। बहुत से जगहों पे हम लोग भी वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेते हैं या अन्य भी जगह, तो कहीं कहीं काफी लोग विवादास्पद बना देते हैं कार्यक्रम को, लेकिन आपके कार्यक्रम में हमने देखा कि जिनका भी आप चयन करते हैं, जिन्हें भी आप आमंत्रित करते हैं, सुलझे हुए लोगों को आमंत्रित करते हैं, ताकि कार्यक्रम की गरिमा बनी रहती है और कार्यक्रम सुचारू रूप से अपने पड़ाव पे जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बहुत, हमें नहीं लगता कि बहुत आडंबर वाले लोग हैं हम लोग, जितने लोग यहाँ हैं, हम लोग नपातुला समाज के लिए काम करने वाले हैं, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ती जाएगी, और जो भी फूलन देवी के नाम पे गलत काम कर रहे हैं या किसी के भी नाम पे गलत काम कर रहे हैं, तो उनको समाज से बहिष्कृत करने की जरूरत है। और वैसे लोग बहिष्कृत भी बड़ी तेजी से हो रहे हैं। जो समाज को छलता है, उसका चेहरा छुपता नहीं है, नकाब हट जाता है, और लोगों द्वारा वो बहिष्कृत होते हैं। और अच्छे लोगों की हमेशा सराहना होती है, हमेशा प्रशंसा होती है। तो हम तो चाहेंगे कि अभी अगर कोई अन्य लोग नहीं जुड़े हैं, तो चूंकि रमाकांत जी आप फूलन देवी जी के साथ रहे हैं, तो कुछ अगर अनुभव आप शेयर करते तो हम लोग भी उससे लाभान्वित होते। जी एक्चुअली उनके साथ रहने के बाद मैं यही सीखा हूँ, मुंबई में तमाम जो हमारे, जो कि यहाँ जो संगठन है अभी, तो उसमें जितने भी कार्यकर्ता थे, कहीं भी कोई भी समस्या आता था, वो डायरेक्ट अपना नंबर दी थी कि इस पर फोन करो, और विश्वास करिए को तुरंत एक्शन में आती थी, तुरंत उसका रिजल्ट आता था कि नहीं, ये जो भी कुछ घटना है, इसको पुलिस चौकी हो गया, किसी और तरह का, मैं खुद प्रत्यक्ष उसका गवाह रहा हूँ कि तुरंत सॉल्व होता था। वो तुरंत अपने जो उनके पीए वगैरह होंगे, उनसे उस
उस इलाके का नंबर लेके तुरंत पुलिस चौकी भी फोन करती थी और एकदम त्वरित कार्रवाई होता था कि ऐसा उसमें देर नहीं लगता था। ये मैं प्रत्यक्ष अपने मैं गवाह हूँ, इस चीज को देखा हूँ। और इतना बुलंद, इतना, मैं आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने है, जो मैं उनके समय साथ रहा हूँ। और समाज के लिए तो इतना सोचती थी, इतना वो चिंतित रहती थी समाज के लिए, कि खास करके जो सिर्फ निषाद समाज के लिए नहीं, जो शोषित है, जो दलित है, या जो जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए वो काफी चिंतित रहती थी, कुछ करना चाहती थी। उनके अंदर मुझे लगता था कुछ बहुत बड़ा सोच था कि समाज को या दलित समाज को कुछ देने के लिए। लेकिन चूंकि अचानक उनके साथ दुर्घटना घटित हो गया, हत्या हो गया, नहीं तो मुझे लग रहा था जो उन्होंने एकलव्य सेना जो बनाई थी वो बहुत बड़ा रूप लेता था, और उसका बहुत बड़ा रूप होता था, और उससे समाज और जो दलित समाज है सबको फायदा होता था। बहुत बड़ा उनका सोच था समाज के लिए, दलितों के लिए। और वो अक्सर जिस पृष्ठभूमि से आई थी, जो गरीबी उन्होंने देखा था, जो लाचारी देखा था, उस सबके दर्द को समझती थी। वो कहती थी कि मैं गरीबी देखा हूँ, और तमाम जो उनके साथ रहने वाले लोग होते थे, अगर उनके जब वो सांसद थी, जब उनके कोई घर या बंगलों पर पहुंच जाया करता था, तो उसको पानी पिलाती थी, खाना पूछती थी, और उसका काम करने के बाद ये भी पूछती थी कि आज जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, यहीं रह जाओ। ये आज ये एक साधारण महिला या कोई साधारण पुरुष इस तरह का नहीं कर सकता है। आज के लोग हैं तो कहते हैं किसी तरह काम हो और लोग अपने जगह अपना ठौर ठिकाना ढूंढ लें, लेकिन वो अपने घर पर ही रखती थी कि नहीं रहो, आराम से कल चले जाना, सुरक्षित चले जाना। तो ये सोच था उनकी। वो एकदम जमीन से जुड़ी हुई महिला थी, नेता थी, और उनके अंदर वो सभी खूबियां थी कि वो नेतृत्व कर सकती थी देश का, समाज का। जरूरी नहीं है नेतृत्व करना और पढ़ाई में जो, जैसे हम लोग सोचते हैं कि बहुत हाई क्वालिफिकेशन हो तभी हम नेतृत्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वीरांगना फूलन देवी जी इस चीज को कहीं ना कहीं उसको झूठा साबित करती थी। वो बहुत कम पढ़ी लिखी या नहीं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी नेतृत्व क्षमता उनके अंदर गजब का था। तो ये सब उनके जीवन का उद्देश्य रहा है। और एक और मैं बताना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया पर भी है, वह एक बच्ची को, जो मुस्लिम बच्ची थी, उसको गोद ली थी और बोली थी इसको मैं पूरे पढ़ाई से लेके हर चीज का उसका खर्चा मैं संभालूंगी। उन्होंने एक छोटी बच्ची को गोद लेके, मुस्लिम बच्ची थी, उसको गोद लेके उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उसको एक मुकाम तक पहुंचाया। वो आज भी है, ग्वालियर वगैरह में है। वो ये बहुत बड़ी बात है। उनका सोच एक साधारण सोच नहीं था, बहुत एक जो लीजेंड होते हैं उस तरह का सोच था उनके अंदर। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। आज वीरांगना फूलन देवी जी का जन्मदिन है, जयंती है, उसके बारे में आप एक दो शब्द कह दीजिए बस। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज वीरांगना फूलन देवी जी का जन्म दिवस है। और बाकी मैं यही चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया, और जितने भी आज का कार्यक्रम कैसा रहा संतोष जी, उसके बारे में थोड़ा एक वर्णन करिए। सबसे पहले तो मूर्ति वहाँ रखवा के पहुंचवा के वापिस फिर वो कालपी मार्केट आए, तो बाकी तैयारी वगैरह थी, क्योंकि ये प्रोग्राम को किसी को ज्यादा बताया नहीं गया था, तो ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना था, क्योंकि शासन प्रशासन से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो महामारी का जो समय चल रहा है इसके वजह से, ठीक है। हाँ, तो कोई ना कोई रीजन दे सकता था शासन प्रशासन, उसको ध्यान में रखते हुए तो हमारे जो है तो एक छोटा भाई जो है बनारस से वो कल ही आ गया था। उसके बाद आपके वो शिव जी आए, देवी प्रसाद जी आए, और उनके एक शायद रिलेटिव थे, 3 लोग आए वहाँ से, कानपुर लखनऊ से, और यहाँ पर भी हम लोग 3-4 लोग थे। ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया। और बाकी उनका स्थापना करने के बाद, और उनकी माँ जो है, माँ उसी टाइम से बहुत ही इमोशनल थी और रो रही थी और सबको आशीर्वाद दिया, और उनका एक बहुत बड़ा एक तरह सपना पूरा हो गया। आज उनको कुछ एहसास हो रहा था। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था, क्योंकि मैं बहुत इमोशनली व्यक्ति हूँ, और उन्होंने मुझे गले लगाया, और पता नहीं क्या पहली बार मिला, कोई परिचय नहीं दिया, कुछ नहीं। उसके बाद भी उन्होंने बहुत लाड प्यार किया मुझे। और उसके बाद ये सब अपने जो गाँव के लोग थे और सभी लोग आए, सभी ने ना फूल मालाएं वगैरह अर्पण किया और मिठाई बंटवाया, और आगे का कार्यक्रम का और भी कुछ सोच के रखा हुआ है कि उनके नाम से
कि एजुकेशन है, महिला सशक्तिकरण। और आज जो यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बैठी हुई है, कंचन जी बैठी हुई है, सुनीता जी बैठी हुई है। आज मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में महिला सशक्तिकरण की जो रीढ़ है वो आप ही लोग हैं, और आप ही लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगी। हम चाहते हैं उनके नाम से विश्वविद्यालय खुले, या जैसे सांसद के नाम से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे देश का संविधान है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि कुछ इस तरह का जो है प्लानिंग होना चाहिए कि है ना, वो हमारे सामाजिक नहीं, वो सर्व समाज के लिए एक बहुत ज्यादा विशाल साबित हो। कहने के लिए तो देखिए पूरे विश्व में एक चौथी क्रांतिकारी महिला है, किसी भी जाति धर्म का आदमी इंसान होगा तो कोई सम्मान करता है, वो बहुत लोकप्रिय नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि वन विभाग में जब पौधा लेने गया तो वहाँ उन्हीं के परिवार का कोई जो साथ में रहा होगा फूलन जी के, हमने बोला भैया जयंती है, मैं एक पौधा चाहिए और कौन सा पौधा लगाएं, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। तो उन्होंने जब वो सुना कहाँ है तो हमने बताया फूलन देवी जी का। तो वो गंगा राम जी थे, तो उन्होंने बोला कि वो आंवला और बेर बहुत ज्यादा खाती थी, और मेरे जो दादा थे या काका थे वो काका उनके साथ रहे हैं, वो बहुत खुश हुए। और वो बोले कि आप इस आंवला पेड़ के साथ एक आप पीपल का पेड़ भी ले जाइए, सालों चलता है, ये बहुत अच्छा आपने सोचा है। और उन्होंने बहुत खुश हो गए। मतलब ये कह लीजिए कि जो भी उनका नाम है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो पहले का माहौल था कि ठाकुर और ये सारी चीजें, यहाँ पर बहुत सारे ठाकुर हैं जो इस चीज को हम नहीं मानते हैं। वो कहते हैं पहले की स्थिति कुछ और हुआ करती थी, बट अब समाज काफी परिवर्तित हो रहा है। तो कुछ चीजों में हमें जागरूकता के लिए जो है मस्ट ये कि एजुकेशन में अगर हम अपने जो है लोगों को ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो जो हम लोग की जो बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है वो सारी दूर होके और प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। और महिला सशक्तिकरण के नाम पे बोले तो हमारे पास विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला है, और उनको अगर देख के समझा जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आज जब भी कभी बात आती है, मेरे बुंदेलखंड से आती है, तो क्रांतिकारी महिला झांसी की रानी का नाम आता है, खूब बड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी है। फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी जी का आता है, झलकारी बाई जी का आता है। तो कहने का मतलब है महिला सशक्तिकरण के लिए आज बुंदेलखंड पूरा जो है बुंदेलखंड हमारा विश्व में प्रसिद्ध है। तो मैं यही चाहूंगा, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बस थोड़ा सा मौसम की वजह से मुझे एक चीज और याद आ गया, जब वो मेरे घर आई थी, जो हम लोग का सोसाइटी था, जो महिलाएं थी, इतना भव्य स्वागत उन्होंने किया था। जब उनको अचानक एक रैंडम, किसी को पता नहीं था कि फूलन देवी जी आने वाली हैं यहाँ मुंबई में, मुंबई सेंट्रल हमारे घर पर। ये अचानक हुआ, जब देखे कि बहुत पुलिस है और इतनी भीड़ हो गई कि जो रोड है हमारे घर के सामने पूरा जाम हो गया। मीडिया वाले आ गए और जो हमारे सोसाइटी बिल्डिंग की महिलाएं थी उनकी आरती उतारी, स्वागत की, और वो लोग अपने आप को धन्य समझ रही थी। अरे हम तो टीवी में देखे थे, सब मतलब वैसे नाम सुने थे पेपर में, कल्पना नहीं कर रही है। कई दिनों तक लोगों के लिए अचंभित करने वाला कहानी बन गया था ये। और बिलीव करिए उसी समय से उनके आने से मेरा नाम बहुत फेमस हो गया उस इलाके में, और उसी के नाम से आज भी लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। कभी की देखिए इनके यहाँ फूलन देवी जी आई थी, एक बहुत बड़ा, मतलब समझ लीजिए कि वो एक ब्रांड थी वो समाज के लिए। जो मल्ला निषाद सरनेम जो मछुआ समाज है उसके लिए एक ब्रांड है जी। तो ये सब चीजें है, एक एक चीजें याद आ रहा है जब आप लोग बातें कर रहे हैं। था जी संतोष जी। आज मैं अब जिस क्षेत्र में बैठा हूँ, तो ये जो क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, तो वो क्या करती थी, भेष बदल के आती थी। किसी बिटिया की शादी है तो पायल दे दिया, झुमकी दे दिया या पैसा दे दिया। तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जो छोटे, जो आज भी वो बताते हैं कि उनको जो है ना शादी में कुछ ना कुछ देके जाती थी। बहुत सीधा सरल, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा का ये करना है, वो करना, प्रॉपर्टी। उन्होंने समाज को ही अपनी प्रॉपर्टी समझी है। सबसे बड़ी बात ये है, समाज को, सांसद होने के बाद भी उन्होंने समाज को ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी समझी है, राजनीति में आने के बाद भी। आज दुखद स्थिति ये है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी माँ जब इमोशनल हुई तो मैं भी इमोशनल हुआ। मैंने कहा माँ वो अमर हो गई है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को अमर कर दिया है, आप रोइए मत, वो जिंदा है, आज भी जीवित है। देखिए वो कैसे खड़ी है। उनकी जो प्रतिमा थी साक्षात, मतलब वो ऐसे लग रही थी कि मतलब कि वो हंस रही हैं, खुश हैं, मतलब कुछ अजीब सा मतलब फील हो रहा था वातावरण वहाँ का। तो मैंने कहा माँ वो जो है अमर है, और
लगता है आप बोलते बोलते इमोशनल हो चुके हैं। जी जी, इमोशनल हो गए हैं संतोष जी। हाँ, ठीक है। ये यही होता है ना कि जो समाज के लिए कुछ करता है, लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, जी जी लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं उनसे, जी आदमी उनके नाम से इतनी संवेदना हो जाती है जी। कि आंसू आ जाते हैं। आंसू आ सब कुछ उनका इतिहास पढ़ के, देख के, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने फेसबुक वॉल पर उनका फोटो कई वर्षों से लगाया हूँ। मैं उनके साथ रहा हूँ एक कार्यक्रम में मुंबई में, तो फोटो है, वो फोटो में कभी चेंज करने का मन नहीं करता, कई वर्षों से है वो, मतलब ये है। और हाँ, जब हम, एक अपने को एक लगता है ना कि ये हमारी हाँ आदर्श है, फिर कैसे मैं डीपी चेंज करूं। यहाँ नहीं चेंज करता हूँ मैं, अक्सर कभी चाह के भी नहीं करता हूँ। तो वो जी कभी कभी जो हमारे फ्रेंड है मुंबई में जहाँ मैं काम उम करता हूँ देखते हैं, वो बहुत मुझे बहुत मतलब उनको इतना ये होता है कि अरे आप कैसे उनके साथ रहे हैं। और तब हाँ उनको बहुत एक अजीब तरह का उनको एहसास खुशी होता है कि आप तो ऐसे महिला के साथ रहे हैं जो विश्व में पूरी विश्व उनको जानती है, सांसद रही हैं, तमाम उनके बारे में मतलब लोग बातें करते हैं। और उससे मुझे बहुत सम्मान मिलता है, आज भी वो चीजों से मैं इस चीज को फील बिल्कुल करता बिल्कुल। हूँ। हाँ, वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। शख्सियत थी। उनके साथ रहना तो बहुत बड़ी बात है ना, काफी कुछ आदमी सीखा, जितना आपने बताया हम लोगों के बीच में शेयर किया, तो उससे एक ऊर्जा मिलती है, सीखने को मिलता है, और दूसरों को भी लगता है कि उतनी बड़ी शख्सियत से आपका परिचय है, तो एक अपना महत्व बढ़ जाता है। संतोष जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। इमोशनल है इसके लिए अच्छी बात है, व्यक्ति जो भावुक होता है वही समाज के लिए कुछ करता है। करता है, हाँ जी संतोष जी। जी जी। अ, तो वहां पर जो माहौल था, तो उस माहौल को देख के ये लगा, प्रैक्टिकली बात जो है ना, हम लोग सोचते हैं जैसे मान लो जो चीज सामने नहीं होती, जब जो प्रैक्टिकली होती है वो वाकई में जो बहुत ही मन भावुक और ये कह लीजिए कि जीवन का सार कह जाती है पूरी चीजें। तो वहां पर जो है ना, बच्चे से बच्चा जो है ना, अगर पूछो कि है ना फूलन देवी जी का घर कहाँ है, तो वो पूरा बता देता है कि आप यहाँ से जाइए, वहां से जाइए। अच्छा, वो तुरंत बोलता है प्रतिमा लग रही है, प्रतिमा लग रही है। तो एक बहुत अच्छा माहौल था वहां पर। और अभी कोरोना वायरस की वजह से इतना भव्य तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन हाँ जितना हुआ, जिस तरीके से हम लोगों ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। शुरू शुरू में लगता था कि है ना काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कहीं ना कहीं है ना मन में जो पुरानी जो चीजें होती है ना, वो दिमाग में आ जाती है। बट विनोद कुमार साइनी गोंडा वाले सनोब मल्ला, उन्होंने बहुत मतलब भाला काम किया, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। और हमारी जो एकलव्य वेलफेयर की टीम है, और रमाकांत सर हमेशा जुड़े रहे, और रमाकांत सर का भी काफी बड़ा उसमें सहयोग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी से चंदाबाजी नहीं किया गया है, या इतना बड़ा काम किया गया है। इसमें पूरा एकलव्य वेलफेयर की जो भी टीम है, 5-6 लोगों ने मिलकर उसको एक बड़ा जो है एक काम कर दिया है। शिव साहनी जी हम तो लोग के मुखिया हैं, और काफी हाँ बड़ा उसमें उनका है, मतलब हाँ, टोटल शिव साइन जी, शिव उनके ही साइनी जी के बारे में मैं नेतृत्व हुआ है, बताऊं बहुत कि बड़ा मतलब हाँ हाँ मतलब हौसला बुलंद उन्होंने किया, और उनके साथ हम लोग भी मतलब लगे जी रहे। टोटल श्रेय इसमें ज्यादा जी ज्यादा शिव बिल्कुल साहनी जी बिल्कुल। के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। विनोद जी हैं जो वहां रह के करवाए, और जितेंद्र निषाद हैं वो जी भी बिल्कुल। मतलब साथ रहे हैं। ये काफी लोगों ने सबके सहयोग, कोई भी बड़ा काम होता है जब कुछ साधारण लोग मिलते हैं तो असाधारण काम होता है। काम हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो और इसी तरह हमें आगे और और भी बहुत काम आपके करना है जी, क्योंकि इसके मूर्ति को लाने इसके के लिए बहुत हमारे जितेंद्र निषाद हैं जी सुल्तानपुर से। जी जी जी, इसके बहुत सुल्तानपुर से मायने जितेंद्र निकलेंगे निषाद आने जी वाले मूर्ति समय लेके आए में। हैं। जी जो स्टैचू होता है, मूर्ति होता है, इसका जो सामाजिक और पॉलिटिकल बहुत मायने निकलते हैं, वो फ्यूचर में समाज को इसका बहुत लाभ मिलेगा, और इस तरह का होना जी। चाहिए। हाँ, मैं अब थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, जी जिस तरह से अंबेडकर पार्क बने हैं, लोहिया पार्क बने हैं, जिस तरह से बड़े बड़े जो है आप कह लीजिए हब बने हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फूलन मेरा सपना है, ये निजी सपना है मेरा, और निजी सपना सामाजिक भी हो सकता है, कोई दो राय नहीं है। और जो सामाजिक सपना होता है वो अपना सपना तो होता ही है। तो मैं चाहता हूँ जैसे अंबेडकर पार्क है, लोहिया पार्क है, इसी तरह से दिल्ली है, लखनऊ में एक बड़ा पार्क बने उनके नाम से। और बहुत सारी ऐसी उनकी जो यादगार चीजें हैं। और मैं चाहता हूँ कि संग्रहालय भी बने उनके नाम से, जो कहते हैं। तो इसके लिए आगे की जो कड़ी है वो सब टीम डिसाइड करेगी, और यही सपने को पूरा करना है। सपने हमेशा छोटे छोटे तरीके से पूरे होते हैं। बिल्कुल।
और ये आज बहुत अच्छा ऐतिहासिक दिन है। और आज मैं पुनः सभी लोगों को बधाई दूंगा और विधायिका जी को भी बधाई दूंगा कि वो हमेशा जो है टाइम की बड़ी पंक्चुअल रहती है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। कंचन कश्यप जी ने भी बहुत एक्टिव महिला है वो, और बहुत समाज सेवी हैं उत्तराखंड से, और हमेशा उनसे जब कभी भी किसी मदद के लिए कहा गया, किसी क्षेत्र में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने तत्काल वहाँ निपटाई है। और अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। आज अपने इस मीटिंग में, इस जयंती के अवसर पर आप सभी लोग आए, हम सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत अच्छा रहा है आप लोग जुड़े हैं इस वर्चुअल जूम मीटिंग में, इसके लिए आप लोगों को भी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।